प्रभारी है, पदाधिकारी है, वो आपका योग शिक्षक तो हो ही सकता है, लेकिन प्रभारी नहीं हो सकता। प्रभारी से मतलब गोवा राज्य का अध्यक्ष नहीं हो सकता, गोवा राज्य का उपाध्यक्ष नहीं हो सकता, गोवा राज्य का महासचिव नहीं हो सकता, गोवा राज्य का कुछ प्रभारी नहीं हो सकता। प्रभारी हो सकता है क्या? कोई प्रभारी नहीं हो सकता। प्रभारी माने ऊपर से नीचे तक। वो योग शिक्षक तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि योग शिक्षक को आया सेवा देने के लिए। पहले तो ये साधक हुआ, उसने सीखा, अब उसकी इच्छा जागृत हुई कि मैं दूसरों को सिखाऊं, तो हम उसे रोक नहीं सकते, क्योंकि सीखना और सिखाना ये दोनों महत्व की बात है। और वो सिखाना चाहता है तो सिखाने के लिए योग शिक्षक हो गया। लेकिन भारत स्वाभिमान की नीतियों को बनाने में प्रभारियों की जो वो भूमिका है वो नहीं ले सकता जगह। उस जगह को अगर लेना है तो उसको पहले वहां से इस्तीफा देना पड़ेगा, और इस्तीफा देकर पूरी समर्पित भाव से भारत स्वाभिमान में आना पड़ेगा। फिर वो प्रभारी हो सकता है, फिर हमारी नीतियां बना सकता है, नियम बना सकता है, डिसीजन ले सकता है। ठीक है जी। ऐसा राजनैतिक व्यक्ति अगर वो योग क्लास लेता है और उसका चरित्र पहले से ही खोटा है, उसका मोजमाप आप कैसे करेंगे? हाँ, वो तो आप लोकल लोगों की मदद से ढूंढिए। देखिए, किसी का चरित्र पहले से खराब है, भले तो किसी पार्टी का मेंबर है, आपका योग शिक्षक भी हो गया, अब आप उसको ये जिम्मेदारी देना चाहते हैं कि वो योग कक्षाएं ले, तो स्थानीय लोगों से पहले मालूमात करिए। और स्थानीय लोग अगर उसके अपोजिशन में हैं, कहते हैं कि इसका चरित्र अच्छा नहीं, तो आप उसको जिम्मेदारी मत दीजिए कक्षा लेने की। और स्थानीय लोग कहते हैं कि नहीं ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है, और आप उसके बारे में आश्वस्त हैं, तो आप वो जिम्मेदारी दे सकते हैं। योग शिक्षक को कक्षा लेने की जिम्मेदारी देना, ये आप सबको तय करना है। ये परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी तय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें स्थानीय वस्तुओं का ज्ञान नहीं है। आप तय करिए, फिर स्वामी जी को बताइए ये बात, करना आपको तय। तो आप पहले तय कैसे करेंगे? लोकल लोगों से पूछिए, बात करिए, वो बता देंगे आपको। जो भी अच्छे चरित्र वाला है उसके बारे में 1 मिनट में पता चलता है, और जो अच्छे चरित्र वाला नहीं है उसके बारे में भी 1 मिनट में पता चलता है। बस कान खुले रखिए, आंखें खुली रखिए, बाइस्ड मत होइए। कई बार पता है ना, हम इमोशनल बाइस्ड हो जाते हैं, किसी के प्रति हमारे मन में थोड़ा राग पैदा हो जाता है, फिर हम उसकी बुराइयां देखना बंद कर देते हैं। सब मालूम होने के बाद भी उसको आगे बढ़ाते रहते हैं, फिर बाद में वो समस्या खड़ी कर देता है, और फिर आपकी ही गद्दी खत्म कर देता है। ऐसा होता है बहुत जगह। तो आप इमोशनल मत होइए उसको लेकर, प्रैक्टिकल रहिए, तटस्थ रहिए, निरपेक्ष रहिए, और वो निरपेक्षता तटस्थता आपको मदद करेगी ये तय करने में कि उसको जिम्मेदारी दें या ना दें। जी प्लीज मैं और एक बहुत महत्वपूर्ण वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक, हमारे कई भाई बहन सरकारी कर्मचारी हैं, ऑफिसर्स हैं, भारत स्वाभिमान में एक राजनीतिक पार्टी के रूप में सामने आ रहे हैं, लगता है कई लोगों को उनमें शंका है। तो इसके मैं आदरणीय दीक्षित जी से बहुत अच्छा सवाल है ये, क्योंकि ये सवाल हर जगह आता है मेरे सामने। हम में से कई भाई बहन ऐसे हो सकते हैं जो सरकार के कर्मचारी हों और सरकार की सैलरी पर काम करते हों। तो सरकार के कर्मचारियों को काम करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, कोड ऑफ कंडक्ट है। उसमें से एक रूल ऐसा है कि सरकार की नीतियों के खिलाफ काम करने वाले किसी संगठन के आप सदस्य नहीं हो सकते। ये तो रूल है पूरे देश में, और ये रूल भी दुर्भाग्य से अंग्रेजों के समय का बनाया हुआ है, 1860 का है। और दूसरा भी रूल है कि सरकार की नीतियों को क्रिटिसाइज करने वाला, कोई नीति है सरकार की, पॉलिसी है, उसको कोई क्रिटिसाइज करे संगठन, उस संगठन के आप किसी भी एजिटेशन के पार्ट नहीं हो सकते। मैं आपको अभी खुल के बताता हूं। सरकार की पॉलिसी है माइनिंग करना, माइनिंग खोद कर बेचना, और अगर हम एंटी माइनिंग एजुकेशन करें, माइनिंग को स्टॉप करें, तो कोई भी सरकारी भाई बहन जो नौकरी में है वो हमारे साथ फंड्स में नहीं आ सकता।
अगर उसका फोटो अखबार में छप गया तो उसकी नौकरी जा सकती है। ये तो सच बात है। तो फिर क्या करें? तो आपको मेरी एक विनती है, मेरी बात है, मेरा सुझाव है कि आप जो लोग सरकार के स्तर पर काम करने वाले भाई बहन हैं, वो सबसे ज्यादा पतंजलि योग समिति को ज्वाइन करें, योग शिक्षक के रूप में काम करें। योग साधक, योग शिक्षक, पतंजलि योग समिति, ठीक है। और जिनको सरकारी नौकरी नहीं है, जो स्वतंत्र हैं, उनको खोलकर भारत स्वाभिमान में आने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, क्लियर हुआ? आपकी सरकारी नौकरी जब तक चल रही है तब तक भारत स्वाभिमान के किसी एजिटेशन में, एजिटेशन समझते हैं, हमने जुलूस निकाला, जिंदाबाद मुर्दाबाद, सरकार के खिलाफ नारेबाजी किया, उसमें आप फोर फ्रंट में मत रहिए। मेंबर बन सकते हैं? हाँ, मेंबर बन सकते हैं। मेंबर बनने के लिए आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आप भारत स्वाभिमान के मेंबर हो सकते हैं। आप 11 रुपए वाले, 51 रुपए वाले, 1100 रुपए वाले, 5 लाख रुपए वाले, 50 लाख रुपए वाले मेंबर हो सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन भारत स्वाभिमान अगर कोई एजिटेशन कर रहा है, फिर मोर्चा निकाल रहा है, जुलूस निकल रहा है, मोर्चा निकल रहा है, कोई धरना हो रहा है, कोई प्रदर्शन हो रहा है, वहां आप सामने मत रहिए, बैक डोर का सपोर्ट करिए। देखिए मैं आपको समझता हूं, एक तो आर्मी होती है जो फ्रंट पे लड़ती है, और एक आर्मी को सप्लाई करने वाली आर्मी होती है जो पीछे लड़ती है। आप बैक डोर वाली आर्मी में रहिए, सप्लाई साइड में रहिए, बैनर पोस्टर पहुंचाना, पर्चे पहुंचाना, कुछ बैनर बनाना, प्ले कार्ड्स बनाना, ये सब आप करिए। जब जुलूस निकलेगा तो सबसे सामने जहां फोटोग्राफर फोटो खींचता वहां मत रहिए, पीछे रहिए। आपका फोटो नहीं आना चाहिए, नहीं तो कोई शिकायत करेगा कि आप उस जुलूस में गए और वो जुलूस सरकार की नीतियों के खिलाफ था, तो आपको नोटिस आएगा। नोटिस का जवाब आप ठीक से नहीं दे पाए, सस्पेंशन हो जाएगा। सस्पेंशन के बाद आगे कुछ भी होगा। तो आप पतंजलि योग समिति में रह सकते हैं, योग सिखा सकते हैं, प्राणायाम सिखा सकते हैं, क्योंकि योग सिखाना, प्राणायाम सिखाना सरकार की नीतियों के खिलाफ नहीं है, कानून के खिलाफ भी नहीं है, ये कानून के साथ में है। तो योग सिखा सकते हैं, प्राणायाम सिखा सकते हैं, आयुर्वेद सिखा सकते हैं, लोगों को घर घर जाकर लोगों को जागरूक बना सकते हैं। भारत स्वाभिमान के आप व्यक्तिगत रूप से मेंबर हो सकते हैं, भारत स्वाभिमान की किसी भी एक्टिविटी में भाग ले सकते हैं, लेकिन जब जुलूस निकलेगा, एजुकेशन होगा, तो सामने मत आना, बस इतना ध्यान रखना। समझ में आ गई बात? आप भारत स्वाभिमान की किसी भी मीटिंग में जा सकते हैं, पार्ट ले सकते हैं, जुलूस में, धरने में, प्रदर्शन में, जहां नारेबाजी होती है, जिंदाबाद मुर्दाबाद, वहां सामने मत रहिए। किसी पत्रकार का नजर आपके ऊपर फोटो के रूप में नहीं पड़ना चाहिए, बस इतना ध्यान रखें। जी, दुनिया के अंदर हिंदुओं का एक ही राज है, देश है भारत देश। उसमें हम लोग भारतवासियों तन मन से इकट्ठा नहीं होते। दूसरा जो धर्म है, ईसाई धर्म, इजराइल समझो, Russians and Muslims and Israel, they immediately get together on one slogan, whereby the Hindus never get together. For that reason, what you had decided to bring all the Hindus together, and your opinion about giving us the encouragement to come together and form a Bharat Desh, the number one in the world. Thank you. इनका सवाल आप सबको सुनाई दिया? नहीं दिया? मैं रिपीट करता हूं। इन्होंने सवाल पूछा कि दुनिया में कई ऐसे संप्रदाय हैं, जैसे इस्लाम, जैसे ईसाई, जैसे यहूदी, वो तुरंत इकट्ठे हो जाते एक कॉल पर। हमारा जो समाज है, जिसको हम हिंदू समाज कहते हैं, ये जल्दी इकट्ठा नहीं होता, तन मन से साथ नहीं आते, ऐसा उनका कहना है। और शायद धन से भी नहीं आते होंगे, ये उनका कहना है। तो मैं आपको दो बातें कहना चाहता हूं। अभी मैं निरपेक्ष बात करना चाहता हूं।
मैं एक हिंदू व्यक्ति हूं, ऐसे बात नहीं करना चाहता, मैं निरपेक्ष बात करना चाहता हूं। दुनिया में सभी संप्रदाय एक आवाज पर कभी भी इकट्ठे नहीं होते। मैं आपको उदाहरण देता हूं। इस्लाम का जो संप्रदाय है पूरी दुनिया में फैला हुआ है। 56 देशों में इस्लाम को मानने वाले लोग हैं और उनकी संख्या पता 250 कोटि से ज्यादा है इस्लाम को मानने वाले लोगों की। और इस्लाम के 2 देश हैं जो इस समय सबसे ज्यादा मार खा रहे हैं। एक इराक है और अब ईरान की भी मार पिटाई शुरू हो गई है और अफगानिस्तान तो पूरा बर्बाद हो गया। अफगानिस्तान को बचाने के लिए वो इकट्ठे नहीं हुए। सद्दाम हुसैन को बचाने के लिए भी वो इकट्ठे नहीं हुए। अगर सद्दाम हुसैन को बचाने के लिए 250 कोटि लोग इकट्ठे हो जाते तो अमेरिका की हिम्मत नहीं थी जो सद्दाम हुसैन को फांसी दे सके। और अब ईरान के खिलाफ अमेरिका ने मोर्चा खोल दिया है और ईरान के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की तैयारी चल रही है। इसमें भी सब लोग इकट्ठे नहीं हो रहे। कुछ ईरान के साथ है और कुछ ईरान के खिलाफ है। सऊदी अरब नाम का एक देश है, वो ईरान के खिलाफ है। कुवैत ईरान के खिलाफ है। बहरीन, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात ईरान के खिलाफ हैं और वो अमेरिका के साथ हैं इस मामले में कि ईरान पर पाबंदी लगा दो, क्योंकि ईरान परमाणु बम बना रहा है और इन सब देशों को डर लगता है कि ईरान हमें भी मार सकता है। ये एक सच्चाई है। इसी तरह से दूसरा उदाहरण देता हूं। ईसाइयत को मानने वाले सभी संप्रदाय दुनिया में एक आवाज पर इकट्ठे नहीं होते। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है चेकोस्लोवाकिया। चेकोस्लोवाकिया नाम का एक देश था, अभी उसके 3 टुकड़े हो गए। चेक अलग हो गया, स्लाव अलग हो गया। इस देश को बचाने के लिए सारे ईसाई इकट्ठे नहीं हुए। पोलैंड नाम का एक दूसरा देश है, वो ईसाई देश है। पोलैंड खत्म हो गया, मर गया, अभी देश नहीं रहा, उसके कई टुकड़े हो गए। उसको बचाने के लिए भी सब ईसाई इकट्ठे नहीं हुए। रूस नाम का एक देश है जिसके पहले 36 छोटे छोटे राज्य थे, सब मिलाकर एक था। वो सब एक एक टुकड़े हो गए। वो सब ईसाई राज्य हैं, एक दूसरे की मदद करने को इकट्ठे नहीं हुए। ईसाइयत में भी ये नहीं होता। अब यहूदी की बात करें, यहूदी तो एक ही देश है पूरी दुनिया में, इजराइल। और इजराइल मार खा रहा है 50 साल से और इजराइल के पड़ोसी फिलिस्तीन वाले उसे मारते रहते हैं। फिलिस्तीन वाले कभी भी बम फेंक देते हैं, वहां असेंबली में बम फेंक देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। लेकिन सारे दुनिया के यहूदी भी एक साथ नहीं आते। कुछ यहूदी हैं जो अमेरिका में जाकर बस गए हैं, वो थोड़ा पैसा भेज देते हैं इजराइल को, लेकिन इजराइल को जब मार पड़ती है फिलिस्तीनियों की तो वो भी साथ में नहीं आते। तो जैसे इस्लाम में है, जैसे ईसाइयत में है, जैसे यहूदी धर्म में है, इसी तरह जैन धर्म में है। मैं आपको एक ताजा उदाहरण देता हूँ। भारत में जैन समाज के 2 संप्रदाय हैं, एक दिगंबर और एक श्वेतांबर। अभी थोड़े दिन पहले बात आई कि जैन समाज को माइनॉरिटी घोषित किया जाए, तो दिगंबर लोगों ने कहा हाँ, श्वेतांबर लोगों ने कहा ना, और लड़ते रहे दोनों और अभी तक फैसला नहीं हुआ। बौद्ध समाज की कहानी सुनाऊं आपको। सारी दुनिया के बौद्ध भी एक साथ इकट्ठे नहीं होते। इंडोनेशिया एक बौद्ध देश है और इंडोनेशिया थोड़े दिन पहले बर्बाद हुआ था, उनकी इकोनॉमी कोलैप्स हुई थी। दूसरे बौद्ध देशों ने कोई मदद नहीं की इंडोनेशिया। मलेशिया बौद्ध देश है, ज्यादा बौद्ध हैं, कम वहां पे मुसलमान। म्यांमार बौद्ध देश है, बर्मा जिसको हम कहते हैं, उसके सपोर्ट के लिए सभी बौद्ध इकट्ठे नहीं होते। जापान एक बौद्ध देश है और जापान बहुत तकलीफ में रहा। 1945 में जब 2 एटम बम जापान पे गिराए गए, सारी दुनिया के बौद्ध जापान के समर्थन में नहीं आए। चाइना ने जापान का हमेशा विरोध किया, जबकि चाइना भी बौद्ध है, जापान भी बौद्ध। अब इतनी सारी कहानी सुनने के बाद हिंदुओं पे आता है। हिंदुओं में भी यही बीमारी है जो दूसरे समाजों में है। सब हिंदू एक साथ इकट्ठे नहीं होते। क्यों नहीं होते? उसमें सबसे बड़ा कारण है कि कुछ हिंदू
एक को मानते हैं, कुछ दूसरे को मानते हैं। सारे हिंदू एक झंडे के नीचे कभी नहीं आते। कुछ हिंदू हैं वो एक संप्रदाय के साथ हैं, कुछ हिंदू दूसरे संप्रदाय के साथ हैं, कुछ तीसरे संप्रदाय के साथ हैं, कुछ चौथे संप्रदाय के साथ हैं। सब अपने अपने संप्रदायों के झंडे के साथ आते हैं। एक झंडे के नीचे कभी भी सब नहीं आते। स्वामी विवेकानंद कोशिश करके हार गए, स्वामी दयानंद सरस्वती भी कोशिश करके हार गए। तो क्या करना चाहिए? शायद इसमें से एक रास्ता है। वो रास्ता ये है कि जिन जिन प्रश्नों पर सब एक साथ इकट्ठे होते हैं उन प्रश्नों को पहले हल कर लेना चाहिए। मान लीजिए एक प्रश्न है जिसको हम कहते हैं करप्शन, भ्रष्टाचार, ब्लैक मनी। ये ब्लैक मनी और करप्शन के इश्यूज पर अगर कई हिंदू एक साथ आते हैं तो बहुत अच्छा, इसको सॉल्व कर लो। मुसलमान भी साथ आते तो और अच्छा, ईसाई भी साथ आते तो और अच्छा। तो करप्शन के इशू पे शायद हिंदू, मुसलमान, ईसाई, जैन, सिख, पारसी साथ में आ सकते हैं, इसको सॉल्व कर लो। फिर इसके बाद कोई दूसरा इशू है, गरीबी, बेरोजगारी, उसको दूर करने के लिए सब साथ में आते हैं, इसको सॉल्व कर लो। तो जिन जिन मुद्दों पर सब एक साथ आ सकते हैं पहले इनको सॉल्व कर लो, और जिन इश्यूज पर साथ नहीं आ सकते उनको बाद में सॉल्व कर लो। नहीं तो बाद में जो मुद्दे सॉल्व करने वाले हैं उनको पहले आपने लाया तो कुछ भी सॉल्व आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्वामी विवेकानंद नहीं कर पाए, तुमने क्या कर पाओगे? तो हमारी जो रणनीति है वो ये है कि करप्शन का इशू, भ्रष्टाचार का, गरीबी का, बेरोजगारी का, महंगाई का, गलत कानून का, ये सब ऐसे इश्यूज हैं जिन पर सब लोग एक साथ आ जाएंगे। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आ जाएंगे। तो इनको पहले हल करो, और जिन इश्यूज पर वो साथ नहीं आएंगे उनमें हम उनके साथ डायलॉग करते रहें, और डायलॉग करते करते वो साथ में आए तो बहुत अच्छा, नहीं आए तो वो अपने घर खुश, हम हमारे घर खुश। लेकिन एक बात पक्की है कि सारी दुनिया के लोग कभी भी एक झंडे के नीचे नहीं आते। ये तो हिटलर भी हार गया कर करके। हिटलर ने सोचा था कि सारी दुनिया के जो आर्य लोग हैं वो मेरे साथ आ जाएंगे, नहीं आए। तो आपके साथ भी नहीं आएंगे। जितने आए उतने की मदद लेके काम कर लो, ये इंटेलिजेंसी है, ये बुद्धिमानी। हाँ जी, नेहरू युवा केंद्र जो मिनिस्ट्री से लगा हुआ है और राजीव गांधी शिक्षा मंडल, हाँ, ये भी सभी यूनिवर्सिटी से और शिक्षा मंडल से जुड़ा हुआ है। हाँ, इनका क्या हम सहयोग ले सकते हैं? हमारे भारत जरूर लीजिए। भारत देश में नेहरू युवा केंद्र नाम का एक संगठन है, पूरे देश में फैला हुआ है। इस संगठन में हजारों युवा जुड़े हुए हैं। मैं इस संगठन के बारे में बहुत अच्छे से जानता हूं, क्योंकि इस संगठन के जो सबसे प्रमुख प्रभारी हैं, जो डायरेक्टर जनरल हैं, चंद्रशेखर कांत, जो मेरे मित्र हैं। तो मेरा ये कहना है कि नेहरू युवा संगठन का सहयोग आप ले सकते हैं। कहाँ कहाँ ले सकते हैं? योग फैलाने में, प्राणायाम फैलाने में, आयुर्वेद की माहिती देने में, तालाब सफाई करने में, गांव स्वच्छता के लिए पेड़ लगाने में, इन सब में ले सकते हैं। लेकिन जिस दिन जुलूस निकालेंगे उसमें नहीं लेना, ठीक है? जुलूस को छोड़कर, एजुकेशन को छोड़कर बाकी जितने काम आप कर रहे हैं सब कामों में उनका सहयोग ले सकते हैं। जुलूस जिस दिन निकालेंगे तो उसमें सिर्फ वही लोग रहने चाहिए जो भारत स्वाभिमान के पक्के कार्यकर्ता, ठीक है? और यही बात सब संगठनों पे लागू होती है। बाकी जितने भी संगठन है सबका सहयोग लीजिए, योग कक्षाएं लगाने में, आयुर्वेद सिखाने में, प्राणायाम सिखाने में, लोगों को स्वस्थ बनाने में, वृक्षारोपण करने में, तालाब सफाई करने में, गांव सफाई करने में, इन सब कामों में सब संगठनों का सहयोग लीजिए। हाँ, युवाओं को इकट्ठा करने में लीजिए। लेकिन एक ही काम में मत लेना जब आप एजुकेशन करें तो, और एजुकेशन अभी हो नहीं रहा है, उसमें शायद 2-3 साल लगेंगे, तब आप एजुकेशन शुरू करेंगे, उतना ही ध्यान रखें।
हाँ जी, करप्शन, वो पहला प्रश्न था कि करप्शन करने से हमारे मन पे, हमारे शरीर पे और अपना आत्मा में क्या परिणाम हो जाता है? हाँ, बहुत हो जाता है। जब हम करप्शन करते हैं तो सबसे बुरा परिणाम तो मन पे होता है, और मन के बाद आत्मा पे होता है, फिर आत्मा मन दोनों प्रभावित होते हैं तो शरीर भी प्रभावित होता है। मैं आपको 99% मामले में बताता हूं, जो करप्शन करते हैं 99% डायबिटिक हैं। हाँ, और जो करप्शन करते हैं 99% हाइपर टेंसिव है। जो करप्शन करते हैं 99% उनको हार्ट अटैक होता ही है। जो करप्शन करते हैं 99% उनको कैंसर भी होता है। जो करप्शन करते हैं 99% बच्चे उनके करप्ट होते ही हैं। 99% बच्चे करप्ट होते हैं उनके, और वो बच्चों का करप्शन उनको अपनी आंखों से ही देखना पड़ता है, जिसको वो कभी पसंद नहीं करते, फिर भी बच्चे वो उनकी आंखों के सामने करते, और उनका अपने बच्चों पे कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि बच्चे जानते हैं कि पिताजी की सच्चाई है, तो वो पिताजी की इज्जत नहीं करते, फिर वो अपने रास्ते चलते, पिताजी अपने रास्ते, तो उनको हर तरफ से दुख होता है। फिर वो क्यों करते? आपके मन में सवाल है। मैंने इसका बहुत स्टडी किया। वो करप्शन सिर्फ इनसिक्योरिटी के कारण करते हैं। फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, इमोशनल इनसिक्योरिटी, फिजिकल इनसिक्योरिटी, ये इनसिक्योरिटी उनके पूरे व्यक्तित्व में इतनी हावी होती है कि उनको करप्शन करने पर मजबूर कर दे। अगर आप उनको इनसिक्योरिटी से निकाल लीजिए, वो करप्शन करना बंद कर दे। इनसिक्योरिटी जब आती है ना दिमाग में, तो आदमी को कितना भी नीचे गिरा देती है। वो इनसिक्योरिटी खत्म हो जाए, वो सब लोग हमारे जैसे हो सकते हैं जैसे हम। तो आप बोलेंगे फिर क्या करें? उनकी इनसिक्योरिटी कम करिए। कैसे कम होगी? उनको ये समझाना शुरू करिए कि देखो 4 साल के बाद भारत स्वाभिमान सरकार बनाएगा देश में, और सबकी गरीबी, सबकी बेरोजगारी, सबका दुख खत्म करेगा, अकेले किसी एक का नहीं। तुम्हारा भी कोई दुख है, वो भी हम दूर करेंगे, जैसे दूसरों का दुख दूर कर रहे हैं। ये बात उसके मन में आ जाए कि जो सबके साथ होगा वही मेरे साथ होगा, वो करप्शन छोड़ के आपके साथ आ जाए। आप उसको समझाइए कि ये भारत स्वाभिमान तुम्हारे से लड़ने के लिए नहीं बनाया हमने, तुम्हारे से हमारी लड़ाई नहीं, हमारी लड़ाई सिस्टम के साथ है। हम सिस्टम ठीक करना चाहते हैं। इंडिविजुअल लोग तो अपने आप ठीक हो जाएंगे, सिस्टम पहले ठीक करना है। तो हमारा झगड़ा सिस्टम के साथ है, तुम्हारे साथ नहीं, इंडिविजुअल के साथ नहीं। जिस दिन आप उसको ये समझाने में सफल हो गए कि हमारा लड़ाई सिस्टम के साथ है, इंडिविजुअल लोगों के साथ नहीं, वो आपके साथ आ जाएंगे, सब करप्शन छोड़ देंगे। इनसिक्योरिटी निकालनी पड़ती है, वो निकलती नहीं अपने से। और इनसिक्योरिटी निकालने के लिए डायलॉग करना पड़ता है, संवाद करना पड़ता है, एक तरह से उसके साथ बात करनी पड़ती है, बार 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 बार, और थोड़े दिन में वो कॉन्फिडेंट हो जाता है, तो सब निकला। अभी देखो, हमने ब्लैक मनी की बात करी। अब ब्लैक मनी में हमने जब से ये कहा कि जिन लोगों का पैसा है हम कानून खत्म करेंगे, पैसा तो अपने आप आ जाएगा, तो सब लोग खुश हो गए। हाँ, मुझे कहते हाँ ये तो ठीक है, जिनका पैसा है मुझे मालूम है, और वो लाने वाले नहीं, ये भी मालूम है। हमने कहा कि हम इनकम टैक्स एक्ट खत्म करना चाहते हैं, और इनकम टैक्स एक्ट खत्म होते ही कोई मनी ब्लैक नहीं रहेगा, सब वाइट हो जाएगा। और जब सब मनी वाइट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली सारा पैसा वो भारत में ले आएंगे, कुछ करना नहीं पड़ेगा। वो खुद ही कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमको कोई पागल कुत्ते ने काटा जो हम अपना पैसा वहां रखें, क्योंकि वहां ब्याज भी नहीं मिलता हमें तो। और अगर हम भारत में वापस ले आएंगे, बैंक में डिपॉजिट करेंगे, ब्याज तो मिलेगा? मैंने कहा हाँ मिलेगा। फिर वो कहते हैं कि आप हमारे नाम को तो उजागर नहीं करेंगे, हमने कहा नहीं करेंगे। तो उनका फिर क्या करें, तो हम ले आएंगे। उनको 2 चीजों से इनसिक्योरिटी है, एक तो बदनामी होगी अगर नाम खुला,
दूसरा, हम उनका पैसा हड़प जाए। वो कहते हैं आप ये दोनों वायदा करो तो आपको तो कानून बनाना ही नहीं पड़ेगा, हम तो पहले ही ले आएंगे सारे पैसा। क्यों? इनसिक्योरिटी है और हमें माइंड की इनसिक्योरिटी पढ़ना आता है। तो मैंने अभी कहना शुरू किया तो हम टैक्स सिस्टम चेंज करना चाहते हैं। टैक्स सिस्टम चेंज करने के बाद ये पैसा अपने आप आ जाएगा। ये गया क्यों है पैसा स्विट्जरलैंड में? क्योंकि स्विट्जरलैंड में इनकम टैक्स नहीं है। ये पैसा दुनिया के 70 देशों में क्यों गया? क्योंकि वहां इनकम टैक्स नहीं है और कोई पूछने वाला नहीं है कि आपकी इनकम कितनी और पैसा कहां से लाए। अगर हम इनकम टैक्स खत्म कर दें 10 साल 20 साल के लिए तो ये सारे लोग अपने पैसे वापस भारत में लाके रख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप सिस्टम को अटैक करो, इंडिविजुअल को अटैक करोगे तो वो डिफेंसिव होगा और ज्यादा इनसिक्योर होगा और इनसिक्योरिटी में वो मारेगा, काटेगा आपको। जब उसको ये पता चल जाए कि आपसे उसकी कोई दुश्मनी नहीं है व्यक्तिगत, हमारी दुश्मनी सिस्टम के साथ है ना कि कोई इंडिविजुअल के साथ, तो वो आपका सहयोग करेगा इस पूरे अभियान। बहुत लोग हैं जो मुझे फोन करते हैं, वो कहते हैं कि हाँ हमारा इतना पैसा तो है लेकिन क्या करें, टैक्स सिस्टम ने मजबूर कर दिया तो हमने चोरी करके वहां रखा, नहीं तो सरकार खा जाती है हमारे पैसे को। अब आप टैक्स सिस्टम ठीक करोगे, हम ले आएंगे। तो आप जब भी किसी से बात करें तो ध्यान रखें सिस्टम आपके टारगेट में रहे, व्यक्ति नहीं, क्योंकि व्यक्ति खराब नहीं है, सिस्टम ने खराब बना रखा है। अगर सिस्टम करेक्ट कर दो तो खराब से खराब व्यक्ति अच्छे से अच्छा परिणाम देगा और सिस्टम गलत है तो अच्छे से अच्छा व्यक्ति खराब परिणाम देता है सिस्टम में जाने के बाद। हमने देखा नहीं कितने ईमानदार लोग गए हैं सिस्टम, सब फ्रस्ट्रेट होकर बाहर आ गए क्योंकि सिस्टम ईमानदार लोगों के लिए बना ही नहीं है। आप सिस्टम ठीक कर दो तो बेईमान से बेईमान आदमी अच्छे से अच्छा काम करेगा। आपको अपना ये फिलॉसफी समझ में आता है ब्लैक मनी वाला? ये फिलॉसफी 1 मिनट में समझा दूं क्योंकि ये हमारा कोर इशू है भारत स्वाभिमान, सबको मालूम होना चाहिए। ब्लैक मनी मतलब क्या? हमने 100 रुपए कमाए और सरकार ने उसमें से 30 रुपए इनकम टैक्स में ले लिए तो जो 70 रुपए बचा वो व्हाइट मनी है। और अगर हमने वो नहीं दिए सरकार को 30 रुपए तो वो जो 100 रुपए है वो ब्लैक मनी है। हमने 100 रुपए कमाए, सरकार को 30 रुपए इनकम टैक्स में दे दिए तो 70 रुपए जो बच गए वो व्हाइट मनी है। और अगर हमने सरकार को नहीं दिए वो 30 रुपए, पूरा 100 रुपए हम हजम कर गए तो वो 100 रुपए ब्लैक मनी है। इसमें चोरी कुछ नहीं है, ध्यान देना, चोरी कुछ नहीं है, बेईमानी कुछ नहीं है, बस हमने सरकार को नहीं दिए वो 30 रुपए, यही बात है। क्यों नहीं दिए? क्या कारण है? इसलिए नहीं दिए कि हमें सरकार पर भरोसा नहीं है। और ये बात कैसे समझ में आती है? ये ऐसे समझ में आती है कि इनकम टैक्स नहीं देने वाले लोग तिरुपति बालाजी को सबसे ज्यादा दान करते हैं। इनकम टैक्स नहीं देने वाले लोग मुंबई में गणपति बप्पा का जो मंदिर है ना दादर में सबसे ज्यादा दान करते हैं। इनकम टैक्स नहीं देने वाले लोग गौशाला बनाने के लिए दान करते हैं। इनकम टैक्स नहीं देने वाले लोग तालाब बावड़ी बनाने के लिए दान करते हैं। इसका माने वो बेईमान नहीं है। अगर बेईमान होते तो वो दान क्यों करते? वो मजबूर है। और उनकी मजबूरी क्या है? उनकी मजबूरी ये है कि 100 रुपए उन्होंने कमाए और सरकार जबरदस्ती 30 रुपए छीन गई है इसमें से, जबकि सरकार ने वो 100 रुपए कमाने में कोई मदद नहीं की उनकी। अगर कोई उनका बिजनेस पार्टनर होता है तो उसको वो देते हैं कि नहीं प्रॉफिट, क्योंकि बिजनेस पार्टनर बराबर से उनकी मदद करता है पैसे कमाने में। सरकार तो फोकट की पार्टनर है, इन्वेस्ट तो किया नहीं उनके साथ, 30 रुपए फालतू में खींच रही है उनसे, इसलिए वो चोरी करते हैं। तो आप ये चोरी करना उनकी बंद करा दो, इनसिक्योरिटी हटा दो, मतलब इनकम टैक्स हटा दो, तो कोई भी मनी ब्लैक नहीं है, सब व्हाइट है। और जब मनी व्हाइट है तो चोरी कोई करेगा नहीं।
तो सब अपने से बताएंगे मेरी इतनी इनकम है, मेरी इतनी इनकम है, इनकम कोई छुपाएगा नहीं। और जब इनकम वो सामने से बताएंगे तो आप उनसे इतना ही कहोगे, देखो हम आपसे इनकम टैक्स तो ले नहीं रहे, हम आपसे सेंट्रल एक्साइज भी नहीं ले रहे। सेंट्रल एक्साइज क्यों है? क्योंकि उनको उत्पादन छुपाना पड़ता है उसमें, तो सेंट्रल एक्साइज भी नहीं ले रहे। फिर आपसे हम सेल्स टैक्स भी नहीं ले रहे, कोई टैक्स नहीं ले रहे हम आपसे। आपके जो मन में आए आप इनकम करो, जो मन में आए उत्पादन करो, जो मन में आए व्यापार करो। हम तो इतना चाहते हैं कि आप देश को चलाने के लिए कुछ मदद कर दो। तो पता है लोग मुझे क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि अगर आप ऐसे मांगोगे तो हम तो इनकम टैक्स से भी ज्यादा दे देंगे आप। वो ठीक है, मैं पूछता हूं क्यों दे दोगे? तो उनका हम तो तिरुपति बालाजी में देते ही है ना, वो देश के लिए दे देंगे। हम तो गणपति भोपाल में जाते ही है ना देने के लिए, वैष्णो देवी जाते हैं ना, वो हम देश के लिए दे देंगे। तो मैंने एक दिन कैलकुलेशन किया कि हर आदमी जो इनकम टैक्स ना दे, सेंट्रल एक्साइज ना दे, सेल्स टैक्स ना दे, कोई टैक्स ना दे, बस 5 रुपए एक दिन में रोज देश को दान कर दे। ध्यान से सुनना इस बात को, 5 रुपए, 5 रुपए में तो चाय का प्याला आता है। हर भारतवासी एक चाय का प्याला देश के लिए दान कर दे हर दिन, तो इनकम टैक्स से 3 गुना ज्यादा कलेक्शन आता है, और वो भी व्हाइट मनी का है टोटल। 3 गुना ज्यादा कलेक्शन आता है। इनकम टैक्स में हमको मिलता है 3-3.5 लाख कोटी रुपए, और इसमें मिल जाता है 10 लाख कोटी रुपए। 5 रुपए चाय का प्याला, बस एक दिन नहीं दे सकता कोई, आराम से दे। और हम ये कहें 2 चाय के प्याले दे दो तो 20 लाख कोटी रुपए आता है। और इसी कैलकुलेशन को हमने कहा कि सारे टैक्स हटा दो, ट्रांजैक्शन पे 1% टैक्स दे दो बस। पैसे का हम जो लेन देन करते हैं ना, बैंक के थ्रू करते हैं या कैश में करते हैं? बैंक के थ्रू चेक और ड्राफ्ट से होता है, कैश में होता है। तो आइदर कैश और चेक ड्राफ्ट, हर ट्रांजैक्शन पर 1% दे दो तो 24 लाख कोटी रुपए इकट्ठा होता है पूरे देश में। और इनकम टैक्स लगा के, सेंट्रल सेल्स टैक्स लगा के, एक्साइज ड्यूटी लगा के, टोटल कलेक्शन हमारा जो है ना वो 8 लाख कोटी का। ध्यान से सुनना इसको, 64 तरह के टैक्स लगा के हम जो कलेक्ट करते हैं 8 लाख कोटी रुपए, और ये सब टैक्स हटा दें और दान मांग लें चाय के प्याले के बराबर, तो इकट्ठा होता है 10 लाख कोटी। और 2 चाय के प्याले के बराबर दान मांगे तो 20 लाख कोटी, और 1% ट्रांजैक्शन टैक्स ले लें तो 24 लाख कोटी। माने टोटल टैक्स से 3 गुना ज्यादा तो हम ऐसे ही दे सकते हैं लोगों से। और लोग खुशी से जो देंगे उसकी बात कुछ और ही होगी, और हम जो जबरदस्ती लेते हैं ये कुछ और बात है। खुशी से तो वो घर भी बेच के दे सकते हैं। आप देखो जब कारगिल युद्ध हुआ, लोगों ने दान दिया कि नहीं? एक दिन में 480 कोटी रुपए लोगों ने दान किया। एक समय तो ऐसा आया कि लोगों ने कारगिल के युद्ध में जो दान दिया पुजारी उसको खा गए। मालूम है आपको? कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने वो पैसा भेजा ही नहीं, वो खुद खा गए। मध्य प्रदेश राज्य उसमें से एक है, खा गए पूरा पैसा। लेकिन लोगों का दिल फिर भी इतना उदार है कि लोगों ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को मारा नहीं, नोच के खा जाते उसको। लोग इतने भारत में दयावान हैं, करुणावान। तो ऐसे दयावान करुणावान लोगों से जबरदस्ती पैसे छीनना ये तो अत्याचार है। उनसे दान में मांग लो, वो उससे ज्यादा दे देंगे। और हम तो इतना ही करने वाले हैं, टैक्स सिस्टम को हटाना चाहते हैं। और ये जो डोनेशन है ना, डोनेशन की परिभाषा बदलना चाहते हैं। अभी जो परिभाषा है डोनेशन की उसको हम बदलना चाहते हैं। हम क्या करना चाहते हैं? हम लोगों से कहेंगे, मान लो गोवा में सभी इनकम टैक्स देने वाले लोगों को हम इकट्ठा करें। हम उनसे कहेंगे हमसे आपको इनकम टैक्स नहीं लेना, हमसे आपको सेंट्रल एक्साइज नहीं लेना, कोई टैक्स नहीं लेना। बस आप इतना करो कि गोवा में जो 500 स्कूल चलते हैं या 1000 स्कूल चलते हैं या 2000 स्कूल चलते हैं, इनकी देखभाल कर दो। नहीं करेंगे?
आराम से करें। हम उनसे कहेंगे कि गोवा में जो हॉस्पिटल्स चलते हैं इनकी जरा मदद करो, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, या कोई ऐसी पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज चलती हैं, हम कहेंगे आप इसकी मदद कर दो, हमें आपसे टैक्स में कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि टैक्स में क्या होता है, मैं टैक्स सारा इकट्ठा करके दिल्ली ले जाऊं, फिर दिल्ली से वो टैक्स वापस भेजूं गोवा का स्कूल चलाने के लिए, इसी में बीच में सारा पैसा खर्च हो जाए। उससे अच्छा है कि गोवा के टैक्स पेयर को ही कहूं आप ही स्कूल चला दो ना, और हर स्कूल के सामने अपना बोर्ड लगा दो कि मेरे दिए गए दान के पैसे पे ये चलता या मेरे फैमिली के द्वारा ये चलाया जाता, क्या प्रॉब्लम है? उनको तो कहेंगे सड़क बना दो, तो वो लोहे की नहीं सोने की सड़क बना दी। अगर उनके पिताजी का नाम लिखा हो कि ये मेरे पिताजी के नाम पे मैंने सड़क बनाई, वो तो सोने का बिछा देंगे उस पे, सड़क पे पतरा। इसमें बुराई क्या है? हम चाहते हैं कि जब दान से देश चलता है तो टैक्स क्यों लेना? हमारी मैक्सिमम एक्टिविटीज दान पे चलती हैं कि नहीं? अभी भी हमारे बहुत सारे स्कूल दान में चल रहे हैं, हॉस्पिटल दान में चल रहे हैं, गौशालाएं दान में चल रही हैं, पब्लिक यूटिलिटी सिस्टम दान में चल रहा है, तो दान में देश भी चल सकता है। ये है हमारी फिलॉसफी, और इसलिए इस फिलॉसफी में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, जैन सभी आने वाले हैं, क्योंकि ये सबको तकलीफ दे रहा है टैक्सेस। और हम ये कहेंगे देश वैसे चलाना है जैसे परिवार चलाते हैं। परिवार कैसे चलता है? परिवार में एक बच्चा है, उसको पांव में कुछ विकलांगता है ना, और एक बच्चा है वो अच्छा खासा तंदुरुस्त है, तो आई क्या करते हैं, बाबा क्या करते हैं, वो जो विकलांग बच्चा है उसकी थोड़ी ज्यादा देखभाल करते हैं, यही करते हैं ना। और जो तंदुरुस्त है वो तो अपना काम कर ही लेता है। ऐसे ही करना है देश में, कि देश का जो जो हिस्सा विकलांग है, मानी गरीब है, भूखमरी का शिकार है, बेरोजगारी का शिकार है, उसको थोड़ा देखभाल करना है, और जो अच्छा है उसको शाबाशी देना है, बस इतना ही करना है। देश तो आराम से चलेगा। जब परिवार चलता है तो देश कैसे चलेगा? तो इस देश को परिवार की तरह से चलाना, लेकिन वो परिवार भारतीय होना चाहिए, बस इतनी सी बात। परिवार तो अमेरिका में भी है, लेकिन अमेरिकन फैमिली की तरह से भारत को नहीं चलाना, क्योंकि वो गड़बड़ हो जाएगा। भारतीय परिवार की तरह से भारत देश को चलाना। कुछ क्लियर हुआ? कुछ समझ में आया? बहुत बढ़िया, अच्छा, बहुत अच्छा, ये सेशन कैसा लगा? बहुत बढ़िया। अगर इसमें लेक्चर होता तो शायद मोनोलॉग होता, डायलॉग हुआ तो ज्यादा अच्छा था। मैं चाहता हूं ऐसे सेशन बार बार हों, क्योंकि अभी आपको सब बात समझ में नहीं आई होगी, थोड़ी समझ में आई होगी, और मैं मानता हूं कि जितनी मैंने समझाई अगर उसकी 10% भी समझ में आई तो ये मेरी सफलता है। अभी दोबारा फिर बैठे, फिर 10% समझे, फिर बैठे, फिर 10% समझे, ऐसे करते करते 4-5 सिटिंग में आपको सब चीज क्लियर हो जाएगी, और हो जाएगी कि आप मेरी तरह से किसी को भी समझा सकें। और जिस दिन आप ये कर पाएंगे उसी दिन मेरा काम खत्म हो जाएगा। मेरा पता है टारगेट क्या है? स्वामी जी ने मुझे एक ही टारगेट दिया कि 100 राजीव दीक्षित बना दो, और मैंने स्वामी जी से कहा कि मैं 100 में 10,000 बनाऊंगा। अपने 10,000 प्रभारी हैं, आपको मालूम है ऊपर से नीचे तक। परम पूज्य स्वामी रामदेव जी को शामिल करते हुए भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के 10,000 पदाधिकारी हैं, ऊपर से नीचे तक। नीचे तक माने आपका तालुका प्रभारी तक, या उसके बाद गांव का भी कोई होता हो तो वहां तक 10,000 प्रभारी हैं। मैंने अपनी जिम्मेदारी पे इतने ही ले रखे। मैंने कहा स्वामी जी इनको तो बना दूंगा। उन्होंने तो मुझे कहा था 100 बना दो, ये 100 फिर बाकी को बना देंगे। मैंने कहा मैं 10,000 बना दूंगा 4 साल में। बस मुझे ऐसी सिटिंग चाहिए जैसे आज हुई। ऐसी सिटिंग अगर होती है तो हो जाएंगे।
अब मेरी समस्या है ना, मुझे भाषण बहुत देने पड़ते, उसमें कोई नहीं बनता। उसमें पब्लिक आती है, ताली बजा के चली जाती है, वो राजीव दीक्षित बहुत बढ़िया भाषण दिया, बस काम खत्म। वो झाड़ के चले जाते हैं अपनी धूल मिट्टी वहीं पर। उसमें से कुछ बनता नहीं है। हाँ, थोड़ा माहौल बनता है, थोड़ा ओपिनियन बनता है, लेकिन राजीव दीक्षित उसमें नहीं बनता। राजीव दीक्षित बनता डायलॉग में। तो आप जितना ज्यादा डायलॉग करेंगे उतना अच्छा है। अब अगली बार मैं कभी गोवा आऊं तो डायलॉग का कार्यक्रम ज्यादा रखिए। ये जो व्याख्यान है ना, ये एक दिन में एक रखिए। पब्लिक मीटिंग शाम को और सवेरे का समय सब प्रभारियों के साथ संवाद बातचीत, प्रश्न उत्तर, प्रश्न पर प्रति प्रश्न, फिर प्रश्न। आप जितने प्रश्न पूछेंगे आपकी मेमोरी में चीज उतनी ही क्लियर होती जाए। ठीक है, आगे हम करेंगे ऐसे ही। आप कुछ कह रहे हैं? पहला प्रश्न मैंने पूछा तो आपने भी मैं पूछूं जी, आप गोवा वापस कब आए? आप ऐसा करो, मुझे गोवा से जाने ही मत दो, यही पे रख लो। किसी के घर खाना खाऊंगा, किसी के घर सो जाऊंगा, और मुझे कुछ लगता नहीं है। खाना और सोना, इसके अलावा कुछ नहीं। थोड़ा स्नान करने को पानी, बस। आपको 400 एमपी भेजने हैं तो आपको यहाँ नहीं रहना। हाँ, ये बात तो ठीक है कि 400 एमपी चाहिए तो यहाँ अकेला नहीं रह सकता, लेकिन आप जब भी बुलाएंगे तो मैं आऊंगा। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वो ये कि समय जितना भी है हम इसका ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकें। अब कल, आज कितना तारीख है? 2, 3, 4, 5 को मुझे वापस जाना है। तो अगर 5 तारीख तक और एक सिटिंग कोई रख सके, देखिए। एक सिटिंग तो आज हुआ, मुझे मालूम है कि आपको बहुत दूर दूर से आना पड़ता, लेकिन फिर भी मेरे पास 5 तारीख तक मैं गोवा में हूं। कोई और एक सेकंड सिटिंग ऐसी हो सके, जरूरी नहीं कि उसमें इतने लोग हों, 50 भी हो, 60 भी हो, 100 भी हो, तो भी चलेगा। एक और सिटिंग 2-3 घंटे की ऐसी हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। मुझे ऐसा लगता है कि लेक्चर देने से ज्यादा, व्याख्यान देने से ज्यादा इस तरह की सिटिंग की बहुत जरूरत है। क्योंकि आप अगर तैयार हो गए तो मेरा काम तो कम हुआ भी नहीं, मुझे अपना बोझा कम करना है। और नहीं तो मैं लेक्चर जिंदगी भर बैठा रहूंगा, उसमें तो कुछ निकलेगा नहीं। तो आप चाहो तो एक सिटिंग और कर सकते। बारदेश में आप सब मिलकर तय करो। संडे है, ठीक है, लेकिन संडे को एक लेक्चर मिला है वहां पे पंजिम में, तो आप सब पंजिम आ सकते हैं। उधर ही करेंगे, उधर ही रखेंगे। शाम को मड़गांव में नहीं, एक मिनट। आप शाम के से कंफ्यूज कर लो, सुबह का पब्लिक का है, वो शाम का पब्लिक मीटिंग है। पब्लिक का छोड़ो, उसमें आप उसको फंसाओगे। आप तो संडे को ये देखो कि सुबह आप सब इकट्ठे हो सकते हो, थोड़ा जल्दी, मान लो 8 बजे से 8 बजे से 2 मराठी को मेरे साथ जो भी नजदीक रहते हैं वो सब कोंकणी मराठी बार बार बोले तो शब्द पकड़ूंगा, फिर वो शब्दों को कोरिलेट करना शुरू करूंगा। तो पहला भाषण हिंदी कोंकणी मिक्स करूं, फिर थोड़ी देर में कोंकणी पक्का हो जाएगा। तो ये मुझे सीखना है, मैंने करना ऐसे ही सीखा। मैं अभी बहुत अच्छे कन्नड़ में व्याख्यान करता हूं, जब मैं कर्नाटक जाता हूं ऐसे ही सीखा। मेरे सब नजदीक वालों से कहा बार बार कन्नड़ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, फिर थोड़ा थोड़ा समझना शुरू किया। अब मैं बोल लेता हूं। तो ऐसे ही कोंकणी मराठी भी मुझे आनी चाहिए ताकि मैं यहाँ आकर उसी भाषा में व्याख्यान करूं। ऐसे ही मैं तेलुगु सीख रहा हूं इस समय, और तेलुगु अभी काफी सीख ली है मैंने। हिंदी तेलुगु मिक्स करके बात करता हूँ, थोड़े दिन में तमिल भी सीखनी है। सब सीखना है, क्योंकि शिक्षा का मतलब ही है सीखना और सिखाना। तो आप मुझे वायदा करो कि आप कोंकणी और मराठी सिखा दोगे, तब मैं आपको कुछ और सिखाऊंगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद। और सुबह 8 बजे पंजिम में हम मिलेंगे। टाइम का ध्यान रखना, शार्प 8 बजे हम शुरू करेंगे। बहुत अच्छा होगा आप 7:45 बजे तक आ जाए,
7:45 तक 15 मिनट हमारी फॉर्मेलिटीज में चली जाए और बाकी 2-2.5 घंटे पूरा हमारा सेशन चले। भाई का परिचय नहीं किया। हाँ, ये मेरा भाई है, मैं इसका परिचय करा दूं। इसका नाम से है इसी अभियान में। और हम पहले क्या थे, आजादी बचाओ आंदोलन नाम का एक अभियान हमने शुरू किया था भारत स्वाभिमान में आने के पहले 1991 में, 1991 में। जब वो अभियान शुरू किया था तब से वो मेरे साथ में है। उस अभियान का मूल उद्देश्य वही था जो भारत स्वाभिमान का है। आप आजादी बचाओ आंदोलन का पुराना घोषणा पत्र पढ़ें, कोई न्यूज लेटर पढ़ें, कोई लिटरेचर देखें, तो वो बिल्कुल आपको यही लगेगा कि भारत स्वाभिमान आजादी बचाओ आंदोलन का एक्सटेंशन ही है और कुछ नहीं। विदेशी कंपनियों के खिलाफ, विश्व व्यापार संगठन समझौते के खिलाफ, IMF, वर्ल्ड बैंक के खिलाफ, विदेशी कर्ज के खिलाफ वो हम अभियान चलाते रहे। परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने एक दिन मुझे ये कहा कि ये अलग अलग यज्ञ क्यों करना, तुम अलग यज्ञ करो, मैं अलग यज्ञ करूं, उद्देश्य दोनों का एक ही है, तो साथ मिलकर यज्ञ क्यों नहीं करें। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है। परम पूजनीय स्वामी जी और मैं एक दूसरे को कम से कम तो 13-14 साल से जानते हैं। 1997, 97, 98 से मैं स्वामी जी को जानता हूँ। उनकी दीक्षा हुई, उसके 2 वर्ष बाद ही मेरा उनका परिचय हुआ। मैं हरिद्वार गया था एक व्याख्यान देने आजादी बचाओ आंदोलन की तरफ से, और उस व्याख्यान में परम पूजनीय स्वामी जी अध्यक्षता कर रहे थे। 3 घंटे उन्होंने बहुत अच्छे से सुना। बाद में हमारा परिचय हुआ, दोस्ती बढ़ गई। फिर हमने तय किया था कि मिलके कभी मौका आया तो साथ में काम करेंगे। तो अभी 2009 में जब स्वामी जी ने भारत स्वाभिमान का गठन किया, उसके 4 दिन बाद ही वो हमारे गांव में आ गए, वर्धा में, 9 जनवरी 2009 को। और वहां उन्होंने वर्धा के नागरिकों को कहा कि मैं राजीव दीक्षित को लेने आया हूं भारत स्वाभिमान के काम के लिए। तो 15,000 लोगों ने हाथ उठा के कहा ले जाइए। उनका ये कहना था ये यहाँ भी यही करता है, वहां भी यही करेगा, और क्या करे। तो इस तरह से मैं भारत स्वाभिमान में आ गया और ये प्रतीक हर काम में साथ में है। अभी ये जो काम कर रहा है वो खादी का काम कर रहा है। खादी बनाना, खादी के बनाने में प्रशिक्षण देना, ज्यादा लोगों को चरखा चलाना सिखाना, सूट बनाना, फिर उसका बुनना, फिर रंगना, कई तरह के काम है। और हमारी भविष्य की योजना है जो मैं बार बार कहता हूँ, 4 लाख गाँव में कपास पैदा होती है, हर गांव में खादी उत्पादन हो सकता है और 15 करोड़ लोगों को उसमें रोजगार मिल सकता है। उस योजना को क्रियान्वित करने का ये प्रयास प्रदीप कर रहा है और रात दिन इसी काम में लगा रहता है। और थोड़ा वो पढ़ता लिखता भी रहता है और पुराने दस्तावेज भी देखता रहता है। इतिहास का उसका अपना विशेष अध्ययन है, मॉडर्न हिस्ट्री उसका विषय रहा है और कई तरह की बातें बहुत गहराई से गंभीरता से करता है। उसकी कभी इच्छा हो आपसे डायलॉग करने की तो आप करना, तो आपको मेरे से भी ज्यादा मजा आएगा। जो मैं भी कई बार कह पाता वो कह जाता है, तो आपको कभी मौका मिलेगा तो उसके साथ भी डायलॉग करना, ये उसका परिचय है। धन्यवाद। देव बड़े करो। घड़ी में 2:20 हो चुके हैं। सुबह कब आएंगे और उनसे इसलिए हमको बांध रखा है अपनी अमोघ वाणी वक्तृत्व और एक माहिती इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा प्रधान है। तो आगे बढ़ते हैं, सूर्य का भान रखते हुए तो थोड़ा सा आमच्या कार्यकारिणीचे आयोजन होतं ते कार्यकारिणीचे एक त्याचं यासाठी जे कोण पदाधिकाऱ्यांना जिल्ह्याचे स्टेट लेवलचे त्यांचे थोडे सांगतात त्यांच्या आमच्या आदरणीय राजनीतीच्या हस्ते अभिनंदन करते किंवा हे करते त्यांना रोजी करण्यासाठी. तर हा महिन्याचा आवडीना आमच्या संघटन मंत्री श्री कमलेश वांदेकर यांच्याकडे. फाटल्यान जेवपाची सगळी तयारी जाल्ली आसा आणि बरोच टायम जाला. सगळ्यात पहिली जी आयज आमी हांगासर कार्यकारिणी समितीचे सगळे पदाधिकारी हांगासर जमलेले आसात. खरे तर पंचायत लेवल मेरेन जे प्रतिनिधी मेरेन
आमचे राजूजींकडे एक ओळख करून घेवपाची अशें एक असलें पूण वेळेचें बंधन आसा तर स्टेट लेवल कमिटी आणि जिल्हा लेवल कमिटी आणि जर शक्य जाल्यार तालुका लेवल कमिटी जी आसा तालुकाचे पदाधिकारी फक्त प्रभारी जे आसात तांकां हांगासर हांव माचयेर आमंत्रीत करतलो आणि राजूजींच्या हस्ते करून येवन त्यांचो आम्ही सन्मान करतले सगळ्यांनी जे कोण भितर बसलेले आसा तेंचेर तो आपलोच सन्मान आसा अशें समजचे आणि वेळेचे बंधनाक लागून आमकां सहकार्य करचें तर सगळ्यात पयलीं स्टेट लेवल कमिटी हांव मातशें नांवां घेता आमच्या भितर आसात तेंच्यांनी उलोवचें आमची संरक्षक जी आसा स्टेट लेवल कमिटीचे मुख्य संरक्षक आसा दिनेशजी वाघेला ते आमच्या मदीं हांगासर उपस्थित आसा तांकां आमी मोगान दादाजी अशें म्हणटात ते मुख्य संरक्षक जावन आसात तेच्या उपरांत गौरीश दोन जे आसात उद्योजक आसात ते मुख्य संरक्षक जावन आसात दोन आमचे ते पोस्ट आसात तर आमचे सगळ्यांचे लाडके म्हणटात तशे डॉक्टर सुरेश काणेकर जे आमचे अध्यक्ष आसात तांकां सगळ्यांचे समोर एक सगळ्यांनी मोठ्या आवाजात ते आसा त्याच्या उपरांत कमलताईजी एकदा विनंती करता आमचे महिला प्रभारी गोवा राज्य संपूर्ण महिलांची संघटना मोठी करण्यासाठी संपूर्ण कामगारपासून पेडण्यापर्यंत महाराष्ट्र आसा तो बऱ्याच काम करता एक महिला असून सुद्धा संवसारात जाऊन सगळ्या गोष्टी सांभाळून हे कार्य चालू आसा धन्यवाद त्याच्या उपरांत मोहनजी आमशेकर आमचे ट्रेजरर जावन आसात मोहनजी आमशेकर आता आमच्यामध्ये ना उपस्थित ते आमचे ट्रेजरर जावन आसात त्याच्या उपरांत दत्तात्रय आमोणकर आमचे मॅनेजर जावन आसात राज्याचे त्यांचे स्वतंत्र औषधाच्या उपकरणांचे व्यवसाय आसा त्या उपरांत कमलाकांत काळी जावन आसा ग्राम प्रभारी गोवा राज्य संघटन मंत्री सांगता संघटन मंत्री आणि संघटन दोन भाजप काँग्रेस आंबेडकर आमची राज्याची थोडक्यात कमिटी आसा तेच्या उपरांत हांव जिल्हाध्यक्ष आमचे आसात तांकां उलोवपाक सोदता तेच्या पयलीं जिल्हाध्यक्ष जे आसात उत्तर गोवा अध्यक्ष जावन आसात भरतेशजी गोळण्णावर जर स्टॉलाकडे आसा जाल्यार तेंचे फुडें येवचे ते आसा पतंजली समिती प्रेसिडेंट नॉर्थ गोवा तेजे उपरांत भारत स्वाभिमान ट्रस्टचे श्री अनिलजी साळगांवकर हांच्यानी म्हाजे येवचे ही नवी समिती जी आम्ही हालीच सिलेक्ट केली त्यांच्यामधून हे बऱ्यापैकी संघटनेत कार्य करते असे कोण आमचे मेंबर्स आसात तांकांय आम्ही संधी तुम्ही सगळ्यांना जाणा आसतले जे कोण काम पातळीचेर काम करताले तांकां तालुका पातळीचेर काम करता तांकां जिल्हा पातळीचेर काम करता तांकां राज्य पातळीचेर अशी आमची अपॉइंटमेंट आम्ही केल्ली आसा हालीच त्याच्या उपरांत ईस्ट गोवा उत्तर गोवा जे आसात पतंजली समितीचे प्रेसिडेंट वल्लभ सामंतजी तांकां विनंती करता त्याच्या उपरांत भारत स्वाभिमान ट्रस्टचे महाबळेश्वरजी तांकां विनंती करता तांचे माहिती घेवचे हे सगळे आमचे जे पदाधिकारी आसात ते सामके उर्जेन काम करता म्हणून गोवा राज्य या प्रचाराच्या बाबतीत नंबर 1 आसा अख्ख्या भारतांत हे सगळ्यांनी श्रेय वता कुटुंबातल्या सगळ्यांनी श्रेय वता त्याच्या उपरांत दक्षिण गोवाचे सज्जन देसाई भारत स्वाभिमान ट्रस्टचे आणि पतंजली समितीचे सुहास बोरकरजी त्याचबरोबर पश्चिम गोव्याचे श्री विलास नाईकजी भारत स्वाभिमान ट्रस्टचे कार्यभार पळयता मागीर राजू केंद्रेजी पतंजली समितीचे कार्यभार पळयता राजू केंद्रेजी हांगासर उपस्थित ना हे आमचे चारूय जिल्हे जे आसात केले आसात तेतून उत्तर गोव्याचे जे म्हणजे उत्तर गोवा आणि म्हणजे ईस्ट आणि उत्तर विश्वासजी कोरगांवकर हांची जबाबदारी आसा म्हणटात प्रभारी म्हणून आणि नामदेव टोपलेकर सावथ आणि वेस्ट दोगांनी म्हाजे येवले सिनियर शिक्षक आसा दोघे जाण
मागीर आमचे 15 संघटना भारत स्वाभिमान ट्रस्टाचे तितूंतले जे कोण आमचे संघटना उब्यो जाल्ल्यो आसात थोडीफार संख्या सुद्धा आमच्याकडे त्यांची येयल्ली आसात त्यांचे प्रभारी राज्य प्रभारी जे आसात संयोजक जे आसात त्यांची हांव नांवां घेता यूथ ऑर्गनायझेशन अभय खांडेकरजी आमच्यानी हालींच आमरण उपोषण केल्लें मायनिंगाच्या जे कितें इलिगल पद्दतीन जो परवानो दिला तेच्या बद्दल आनी ते जिखून दाखयले अशें आमचे युवा प्रतिनिधी आसात तेच्या उपरांत शिक्षक संघटनेचे संदेशजी नार्वेकर एकदम उर्जावान शिक्षक आसा कराटे ब्लॅक बेल्ट धारक आसा त्याच बरोबर सायकोलॉजी पीटी टीचर म्हणजे खंयचो विशय ना अशें ना तांचे कडेन आनी संपूर्ण लोकल शिक्षकांक गोंयांत तयार करपाची जबाबदारी तेंची मुखावेली आसा तेच्या उपरांत दोतोरांच्या संघटनेचे आमचे अध्यक्ष आसा दत्तारामजी देसाई नायलॉन 66 ऑल्सो ते प्रोजेक्ट गोंयांतसून भायर घालपा खातीर मुख्य मॉडेल दिता अशें हे लढाईचे प्रतिनिधित्व करपी आमकां डॉक्टरांचे ऑर्गनायझेशनाचे प्रतिनिधित्व करपाक मेळिल्लें आसा तेच्या उपरांत विथ जे आसात प्रोफेशनल रामा नाईक जे आसात तेंच्यांनी वयर येयल्ले रामा नाईक वित्तीय प्रोफेशनल मागीर अधिवक्ता संघटन एडवोकेट पांडुरंग देसाई जे आमच्या मध्ये उपस्थित आसात सिनियर वकील आसात सिनियर ज्येष्ठ असे वकील आसात ते पांडुरंग देवारीजी पहिल्या मोठी स्वामीजी भारतासाठी म्हणून सुद्धा जे निवडक मनशांमध्ये पांडुरंग देवारी जे असले ज्यांच्याकडे स्वामीजी पहिल्या गोंयांत येयले तेच्या उपरांत एक्स सोल्जर्स ऑर्गनायझेशन म्हटल्यार माजी सैनिक संघटन जे आसात बीटी राजूजी तांकां विनंती करता एकदम हरवंदरी आणि ऍक्टिव्ह व्यक्तिमत्व आणि लार्ज मेंबर सुद्धा आसात परंतु योग समितीचे तेच्या उपरांत आमचे सीए जे संघटन जे आसा तेचे अध्यक्षतान सदाशिव वसईजी आमचे कडेन उपस्थित आसात तेंचे नेमके तेच्या उपरांत एम्प्लॉई म्हणजे कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष आसा सुभाषजी बोरकर हे पयलीं साऊथ गोव्याचे जिल्हाध्यक्ष आसले आयज तांकां राज्याचे तेच्या उपरांत अधिकारी संघटनेन विनय चौधरी आमच्या मध्ये उपस्थित आसा तेंचे नेमके आमचे महिला आणि महिला जे आसात तेतून कामाक आसात आणि आमची टार्गेट कितें झालेली आसा त्यो तांच्या लागून आमची सगळी कामां पास जातात मिडिया ऑर्गनायझेशन विशयान गरजेची जे जर आसा जाल्यार तेंच्यांनी हांगासर येवचें आणि सिनियर सिटीजन म्हटल्यार आमचे वरिष्ठ नागरीक संघटन जे आसा तेचे सुधाकरजी नायक हांगासर आसत जाल्यार तेंच्यांनी मातशें येवचें किंवा आमचे 15 संघटना जे आसा तेंचे अध्यक्ष आसा तेका महिला बदल योग समिती राज्य तालुका समिती जी आसा राज्य समिती जी आसा तेंची नांवां घेता आमचे प्रभारी जावन आसात कमल फुलारीजी तांच्यांनी आतां हांगासर येवन गेल्ले आसा पद्दतीन आनी एकदां तांकां आमंत्रण आसा महिला प्रतिनिधी समिती अध्यक्ष म्हणून महिला सहराज्य प्रभारी राखी पालयेकरजी हांगासर आमच्या मध्ये आसा जाल्यार तेंच्यांनी येवचें तेच्या उपरांत महामंत्री गीता कणेकरजी मागीर ट्रेजरर गीता तांडेजी गीताबाई हांगा वयर ट्रेजरर म्हणून आसात मागीर ऑर्गनायझिंग सेक्रेटरी जे आसात चंद्रिका पालगांवकरजी संघटन मंत्री चंद्रिकाजी आसात चंद्रिकाजी अशें शिल्ली आमची राज्य समिती आसा राज्य समितीचे पदाधिकारी आसात महिलांचे कार्य नेत्यान फुडें व्हरपा खातीर फुडें सरल्यात तेच्या उपरांत जिल्हा प्रतिनिधी आमचे महिला भितर आसात महिला जिल्हा प्रभारी नॉर्थ उत्तर गोवा मिलिंदाताई हांगासर आसा जाल्यार तेंच्यांनी येवचें तेच्या उपरांत पश्चिम गोवाचे आसात मीता बांदेकर मिताताई मातशें येवचें पश्चिम गोवा जिल्हा अध्यक्ष महिला समिती पूर्व गोवा महिला समिती अध्यक्ष मिताताई मातशें येवचें सगळ्यांनी तालीम मारत मॅडम तेच्या उपरांत दक्षिण गोव्याच्यो महिला प्रभारी मुग्धाबाई मातशें तांच्यांनी मातशें येवचें सगळ्यांनी मॅडम तालीम मारा तालीमचा आवाज सुरू जावंक जायना तालुका प्रभारी मातशें
मी टाइम असं म्हणून रोखडी राम दोघं जणांनी उपाध्याय सगळे तालुका BSc भारत गव्हर्नमेंट सामान जी आणि माझी